Hello students, welcome to Shiji's Hindi classes. In this session, we will be doing the poem Parvat Pradesh Mein Pawas of class 10 from Sparsh Bhag 2. I have done a few chapters of Sparsh Bhag 2. I will be sharing the link of all the videos in the description. If you have not seen it, you can go through the same. If you like my videos useful, please do share it with your friends. Also, don't forget to subscribe and press the bell button for future notification of my videos. The name of this kavita is Parvat Pradesh Mein Pawas and the poet is Shri Sumitranand Pant. In this, he is talking about the monsoon. Parvat Pradesh means mountainous region. Pawas means monsoon. So that is rainy season. So he's just talking about the beauty and the view and what all changes it takes place in that mountainous region during the monsoon season. So let's now discuss the poem. Let's see the first two lines. पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश. पावस ऋतु, वर्षा ऋतु, that is rainy season or monsoon season. पर्वत प्रदेश, पहाड़ी इलाका, mountainous region. परिवर्तित, बदलाव, changes. प्रकृति वेश, प्रकृति का रूप, means nature's form. So what was happening there? कवि इधर क्या बता रहे हैं? वर्षा ऋतु के आने के कारण प्रकृति में कैसा बदलाव आ रहा था? प्रकृति में वर्षा ऋतु के आने के कारण प्रकृति में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा था. जैसे कभी बारिश होती है, कभी धूप. सो हमेशा मौसम बदल रहा था. सो वही नज़ारा हमें नज़र आ रहा था, बार बार बदलने का, मौसम के बदलने का वो रूप नज़र आ रहा था. So because of the arrival of monsoon in mountainous region, the climate was continuously changing every moment. That is, sometimes it becomes rainy and sometimes the clouds disappear and it becomes sunny. मेघलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्रदृक् सुमन फाड़. अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार. जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल. मेघलाकार मीन्स करहनी के आकार में. करहनी ये एक आभूषण है जो हम अपने कमर में बांधते हैं. सो करहनी इज बेसिकली एन ऑर्नामेंट विच यू टाई इन योर वेस्ट. सहस्र हजारों, 1000. दृक् सुमन पुष्प रूपी आंखें, eyes which is similar to eyes like these flowers. अवलोक देखना, see. महाकार विशाल आकार, huge shape. ताल means तालाब, pond. दर्पण आईना, mirror. कवि यहाँ पे क्या बता रहे हैं? कवि ने पर्वत को करघनी के रूप में बताया है और जो हजारों पुष्प हैं जो पर्वत पे उगते हैं, उनको उनकी तुलना आँखों से की गई है. सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि? कवि कहते हैं जो पहाड़ है वह करघनी के आकार में है. मीन्स मेघलाकार पर्वत आपार. जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल पर्वत के करघनी के आकार में हैं. अपने सहस्रदृक् सुमन फाड़, और हजारों पुष्प पर्वत के आँखों में, जो हजारों पुष्प हैं जो पर्वत पर हैं, वो आँखों का काम कर रहे हैं. तो वो क्या कर रहे हैं? वो बिल्कुल आँखों का काम कर रहे हैं. और वो क्या देख रहे हैं? बार बार अवलोक रहा है बार बार. क्या देख रहे हैं बार बार? नीचे जल में निज महाकार. मीन्स
उनका कहना है जो पर्वत के नीचे, बिल्कुल ही नीचे बहुत बड़ा एक तालाब है, विशाल सा जो तालाब है वो बिल्कुल पर्वत के कहाँ पे है, नीचे है। वो जल जो है वो बिल्कुल विशाल है, जिसके चरणों में पलाताल, और वो क्या है, पर्वत के नीचे चरणों में जो विशाल तालाब है वो आईने का काम कर रहा है। कि कैसा काम कर रहा है वो, दर्पण मतलब आईना, वो आईने का काम कर रहा है। दर्पण सा फैला है विशाल। तो इन 3 लाइंस का जो मतलब है वो है, पर्वत के नीचे जो विशाल तालाब है वो आईने का काम कर रहा है। पर्वत अपनी पुष्प रूपी आँखों से नीचे फैले हुए तालाब में अपना सुंदर रूप निहार रहा है। ठीक, तो जो नीचे तालाब है वो पर्वत के लिए आईना है, और वो अपना उतने विशाल से तालाब में अपनी सुंदरता को देखकर निहार रहा है या खुश हो रहा है। So in this lines, the poet is comparing the mountain with karhani. It's an ornament which we generally tie in the waist, and there are so many flowers on that mountain. It has been compared with eyes. So what Kavi is saying here, what the poet is saying, the mountain which is in the shape of karhani, what they are doing, and there's thousands of flowers which are there in the mountain, they are doing the work of eyes. And there is a very big pond, okay, very huge, and pond just below this Parvat mountain. And what this mountain is doing every time, yes, the lake or the pond which is just below this mountain, how does it looks like? It looks like a huge mirror. Okay, it looks like a very huge mirror. So the mountain can see his image in that mirror, that lake. So he is just with his that flowered eyes, he is just looking at his beauty in that mirror, in that huge talab. Talab is compared to mirror here. So in that huge mirror he is just enjoying his or looking at his image and enjoying that beauty. गिरी का गौरव गाकर झरझर, मध में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरी पहाड़, माउंटेन, मध मस्ती enjoyment, मोती पर्ल, मोती की लड़ियाँ पर्ल थ्रेड, झरने मीन्स वाटरफॉल, झाग मीन्स फॉर्म। कवि इधर क्या बता रहे हैं, 4 लाइन्स में कवि क्या बता रहे हैं, गिरते झरनों की सुंदरता का। तो इन 4 पंक्तियों में कवि ने गिरते झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है, और साथ ही जब झरनों में से जो झाग उठते हैं उन्हें मोतियों की लड़ी जैसा बताया गया है। यहाँ कवि कहते हैं, मोतियों की लड़ी जैसे सुंदर झरनों के घिरने पर जब झरझर से मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे झरने पहाड़ों का गुणगान कर रही हों। ओके, तो ये मोतियों जैसी सुंदर लड़ी के रूप में जब ये झरने कैसे आवाज में जाते हैं, झरझर जैसी मधुर ध्वनि में गिरते हैं, तो कैसा लग रहा है, कैसे, जैसे मानो झरने, ये जो झरने हैं वो पहाड़ के गुणगान गा रही हों। गौरव गाकर मीन्स वो गुणगान गा रही हों। वह मधुर ध्वनि नस नस में उत्साह, कहाँ कहाँ पे, पूरे शरीर पे, पूरे नस में हमारे उत्साह पैदा कर देती है। So in this 4 lines basically the poet is describing about the beauty. Okay, when the water falls, that beauty he is describing, as well as when this form comes from that water, it looks like a form. When this water falls, a form, it looks like a form. So how it is compared with what? It is compared with that pearl thread. Okay, so here
the Kavi is saying, the poet is saying, when this pearl thread, this beautiful pearl thread like waterfall, when they falls down, we can hear the sound. What type of sound? Jharjar. That jharjar sweet sound we can hear. And how does it feel when that sound is, when we hear that sound, that we feels like that these jharne, these waterfalls are just praising, they are singing song, a praising song for this mountains on behalf of, or like about these mountains. And when we hear this sound, how does it feel? Like it feels like it creates happiness, okay, in entire body, in all our nerves. That happiness just flows all in all our nerves or all over the body. गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर. So in this what they are saying, ur means hriday, your heart, uchchakansha, ऊंचा उठने की आशा, like we are hoping to rise. Taruvar is vriksh, पेड़, vriksh, tree. नीरव नभ पर means शांत आसमान, very silent sky. अनिमेष means stare, एकटक, देखना. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि? कवि पर्वत के ऊपर खड़े वृक्षों का वर्णन कर रहे हैं. कवि कहते हैं अनेकों पेड़ जो पर्वत के हृदय में खड़े हैं वह ऊपर उठने की कामना कर रहे हैं, जिसके कारण और इनके कारण वह एकटक शांत आकाश की ओर देख रहे हैं. उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वह किसी चिंता में डूबे हुए हैं और उनके भाव से ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्हें ऊंचा उठने से कोई नहीं रोक सकता. तो गिरिवर के उर से उठ उठकर, हमारा जो पर्वत है उस पे, उसके हृदय में जो पेड़ खड़े हैं, उच्चाकांक्षाओं से तरिवर मीन्स ऊंचा उठने की कामना रखने वाले जो पेड़ खड़े हैं. झांक रहे हैं नीरव नभ पर मीन्स वो बिल्कुल देख रहे हैं, एकटक होकर शांत आकाश, जो शांत आसमान है उस पर देख रहे हैं. अनिमेष अटल कुछ चिंता, ऐसा लगता है जैसे वो देखकर वो किसी चिंता में डूबे हुए हैं, पर उनके भाव से क्या लगता है कि मानो वो भी ऊंचा उठने की, उन्हें ऊंचा उठने से कोई और नहीं रोक सकता है. What the poet is saying? The trees which are standing on the heart of that mountain, okay, they are standing like very firm, and what they are wishing to reach to the heights, okay, and because of that they are just staring at that silent sky. And how does it feel? Like when we see that trees, it feels like they are like in some thoughts, okay, they are totally involved in some thoughts. And at the same time when we look at that, or when we see that trees, how does it feel? That whatever the desires they are having, they will reach, or they will achieve that desires. What is the desire? They just wanted to reach high, more and more high, to the level of that sky. So when we look at them, we feel like that they will definitely reach to that heights. उठ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार भारत के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर. अचानक, सडनली, भूधर पहाड़, माउंटेन, भारत के पर, पारे के समान, धवल एवं चमकीले पंख, स्पार्कलिंग विंग्स. रवशेष, केवल आवाज का रह जाना, like only you'll be able to hear the voice only. निर्झर, झरना, waterfall.
टूट पड़ा, सॉरी, भू मीन्स अर्थ, अंबर मीन्स स्काई। इधर क्या कहते हैं कवि? इन 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं अचानक मौसम के बदलने पर। अचानक से क्या हो गया? मौसम के बदलने पर के कारण, या अर्थात घने धुंध के आने के कारण क्या हो जाता है? ऐसा लगता है जैसे मानो पर्वत अपने चमकीले फर, पर्वत कैसे? पर्वत अपने चमकीले फर फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया हो या कहीं गायब हो गया हो। तो पहले 2 पंक्तियों के जो मीनिंग है वो ये है कि एकदम से अचानक से मौसम की बदलने के कारण ऐसा लग रहा था कि मानो मौसम के बदलने पर क्या होता है? बहुत धुंध आ जाती है। तो ऐसे समय पर ऐसा लग रहा था जैसे पर्वत अपने चमकीले पर लेकर फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया हो। आपने कभी देखा है जब बहुत ज़्यादा धुंध आता है तो हमें कुछ सामने का नज़र नहीं आता है, हम कुछ ठीक से देख नहीं पाते हैं, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे सामने बिल्कुल बादल ही बादल हैं। तो इस वजह से जब जहाँ पर्वतीय इलाका है वहाँ पे धुंध आने पे हमें पर्वत नहीं नज़र आता है। तो यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि जब नहीं आता है तो किस तरह से लगता है कि जैसे पर्वत अपने चमकीले पर लगा के उड़ गया हो, क्योंकि वो गायब हो गया है, हमें नज़र नहीं आ रहा। तब शेष रह गए हैं निर्जर, अब सिर्फ क्या रह गए हैं? सब गायब हो गया, अब सिर्फ झरनों के गिरने की आवाज़, जो झरने हैं सिर्फ हम उसके गिरने की आवाज़ ही सुनाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? टूट पड़ा भू पर अंबर, और झरनों की आवाज़ सिर्फ सुनाई दे रही है और हमें वो नज़ारा देखकर इस तरह से लगता है जैसे पूरा आकाश ही धरती पर गिर गया हो। इस वजह से पर्वत भी नज़र नहीं आ रहा, पर्वत भी उड़ गया है। So in this 4 lines what the poet is saying, just because of immediate change in the climate, what happened, it's become so foggy. Okay, you are just not able to see. What happens when this fog comes? Nothing is visible, right? Especially in that mountainous region, what will happen? The entire it is foggy, you will not be able to see the mountains. So how the poet is feeling here? Since you are not able to see the mountain, the poet is saying it feels like suddenly what happened, that the mountain has got some sparkling wings and he has just fly away, or he has just vanished, and we are not able to see the mountain. But exactly why is it is happening? Because of that dhund, that is because of that fog, we are not able to see, and it feels like that the mountain has fly, it has just gone or vanished with his sparkling wings. And now what is left there? Now we are only able to hear the voice of the waterfall. Nothing is visible, only we can hear the voice of that waterfalls which are falling, and it feels like that the sky, it has just came down to earth, and everything, like it has covered the entire earth and it has just come down, nothing is now visible. Now let's see the last 4 lines. धस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलत यान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल. So what is the meaning? Let's see. सप्रे, भाई के साथ, that is with fear. शाल, एक वृक्ष का नाम, it's a name of a tree. जलत, यान, बादल रूपी विमान, it's like clouds which is generally in the form of aeroplane. ताल, तालाब, विचर, घूमना, travel. इंद्रजाल, जादूगरी, मैजिक. इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं घने बरसात के कारण, बहुत जैसे बताया गया था कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वर्षा ऋतु में मौसम बदलता रहता है, पर अभी क्या है, घने बरसात के कारण क्या हो रहा है,
वातावरण बदल गया है, वहाँ की जो प्रकृति का जो सब कुछ वातावरण है वो पूरी तरह बदल गया है। और इस बदलने के कारण क्या हो रहा है, हर जगह पर धुंध या कोहरा फैला हुआ है। और ये दृश्य को देखकर क्या हो रहा है, इस दृश्य को देखकर जो शाल का जो पेड़ है वो घबरा कर धरती के अंदर धंस गया है, या धरती के अंदर छुप गया है, धंस गया है। उसके बाद क्या है, उठ रहा धुआं जल गया ताल। अब क्योंकि धुआं यहाँ पे किसको बोला गया है, कोहरे को, क्योंकि वहाँ पे पूरा धुंध ही धुंध है, तो वो कैसे लगता है दूर से, बिल्कुल धुएं जैसा लगता है। और उस धुएं को देखकर कैसा लग रहा है, मानो ये जो हमारा तालाब है, तालाब में आग लग गई हो। वो धुआं या धुंध को देखकर इस तरह से लग रहा है जैसे तालाब में आग लग गई हो। और प्रकृति के इस बदलते रूप को देखकर, क्योंकि प्रकृति का वो बदल रहा है, पूरा धुआं है, सब कुछ है, यूं जलध्यान में विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो प्रकृति की इन सभी बदलाव को, इन सभी रूप को देखकर कैसा लग रहा है कि इंद्र अपने बादल रूपी विमान में यहाँ घूम घूम कर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, या अपना इंद्रजाल, अपना जादूगरी दिखा रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ पे कवि को लग रहा है। So what the poet is saying here, now the climate is what it is, extremely that climate continuously change. So due to that excess rain, it is like fog, you can only see the fog everywhere, and how that fog feels, it looks like smoke, right? So while it is totally, you can see only fog everywhere, what happened to that shawl tree? It's like it is totally afraid, and it feels like it has just gone inside the earth. Because of that fear, it has gone inside the earth, it feels like that. And that only we can see the fog. And how the fog looks like, it looks like really smoke. And so from far away, how does it feels, that the pond has caught fire. That is the view, because of that smoke it feels like that. And because of all these things, you can only see the clouds, everything. And because of this changing climate of our nature, it feels like Indra is basically a god. He is coming in his Viman aeroplane, and what his aeroplane looks like, it's clouds. So cloud has been considered as his aeroplane, that god Indra is coming in his this cloud like aeroplane. And what is he doing there? He is just traveling there, and he is playing, and he is doing the magic there. So it all looks like that all these things has been done by Indra, the magic of god Indra. With this, we have finished this poem. Hope you understood the Kavita well. In case if you have any doubts, please do send your queries to my comment box. I will review and reply to the same. We'll meet in the next session with a new chapter. Till then, take care and bye.